Assalamualaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is Kamal Fatma. प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल टिश्यूज़ को देखा था, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और जाना था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके अंदर किस किस उसकी कंपोजिशन देखी, सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, फाइबर होता है। देन हमने इनकी क्लासिफिकेशन को फिर स्टडी किया, जो कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने दो को देखा, एरियोलर और एडिपोज को। इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं एरियोलर में से, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। खैर, इन टिश्यूज़ को हमने देखा कि ये किस किस तरह के होते हैं, इनमें किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। फिर हमने एडिपोज टिश्यूज़ को देखा। देन हमने कार्टिलेज को डिस्कस किया था। ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर था। हमने एक नई टर्म जानी थी, लेक्यूना, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी पाई जाती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। उसके बाद हमने कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं इनकी लोकेशन के हवाले से। ठीक है ना। ये जो लोकेशन है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि जिस तरह ये नेज़ल सेप्टम है, ये किस कार्टिलेज से बना है, हाइलिन से, येलो इलास्टिक से या वाइट फाइब्रस से। ठीक है ना। ये इनकी जो जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं ना, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। आज हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। ये बहुत आसान से हैं। रेगुलर जो है, इनमें जो फाइबर्स हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, और बीच में इनके जो है ना वो सेल्स पाए जाएंगे। ये उनका न्यूक्लियस है। इस तरह से फाइबर्स होते हैं, और ये कौन से फाइबर्स होंगे? कोलाजन फाइबर्स। ठीक है। वैसे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इनमें फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल है, ये फिब्रोब्लास्ट है और फाइबर्स इधर सारे अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो इनके फाइबर्स हैं, ये पैरेलल जो होंगे ना, बंडल्स होंगे, यानी कि पैरेलल अरेंज हुए हुए होंगे। ठीक है। और ये कहाँ पर अरेंज होंगे? बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ये जो होते हैं, इनमें जो फाइबर्स हैं वो उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ डायरेक्शन ऑफ मैनी या डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स। ठीक है। और ये इनकी जो मतलब लोकेशन है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन द डर्मिस ऑफ स्किन। प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ स्किन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, और ये क्या करते हैं? ये ना एक तरह से कवरिंग कर रहे होते हैं किसी भी ऐसी कोई भी ऑर्गन होगा ना, उसकी ना कवरिंग में ये मतलब काम आते हैं। जैसे कि अगर मैं मेंशन कर दूं, पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होंगे, पेरिओस्टियम में, पेरिकॉन्ड्रियम में, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ बातें जो हैं, जिस तरह ये है, ये बात नहीं है, ये हमने अब डिस्कस की है। अच्छा, इनके जो सेल्स हैं वो जो होंगे ना, उनके बीच में फाइबर जो होंगे वो
डिफरेंट, और उनकी उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। अब ये देखिए, ये फाइबर्स जो हैं ये हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है, क्योंकि इन सेल्स पे कहीं से भी पुल हो सकती है, कहीं से खिंचाव आ सकता है, तो इसलिए उन जो फाइबर्स हैं वो हर डायरेक्शन में बनाए गए हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये भी कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ को। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक स्केलेटल और दूसरे जो होते हैं फ्लूइड या फिर आप लिक्विड सोच लें। स्केलेटल में आ जाते हैं बोन और कार्टिलेज, जबकि फ्लूइड या लिक्विड में आ जाता है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, इन दोनों में जो है ना फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। और कार्टिलेज की एक बात, कार्टिलेज वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, ये वाला, ये देखिए कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन की थी, और कार्टिलेज को हमने मतलब उसके बारे में सारा देखा था, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सारा, ठीक है ना। तो कार्टिलेज की जो एक बात हमने नहीं की थी वो ये था कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बोन को। बोन का वैसे स्ट्रक्चर जो है हम कम्प्लीटली जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो नहीं, लोकोमोशन वाला जो चैप्टर होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला, उसमें हम करेंगे बोन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से। अभी जस्ट मुझे आपको टिश्यू का समझाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ये जो बोन है इसके अंदर एक होलो ट्यूब टाइप सा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। और ये वाली सारी चीज़ जो बोन मैरो वाली है ये हम ब्लड में भी हम इस चीज़ को, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे और ब्लड की कंपोजिशन को देखेंगे, तब भी हम इस चीज़ को दोबारा से कवर करेंगे। तो येलो बोन मैरो, ठीक है। ये जो कैविटी है इस कैविटी को कहा जाता है मेड्यूलरी कैविटी। और यहाँ से लेकर ये वाला जो सारा एरिया है इसे कहा जाता है डायाफाइसिस। ठीक है, ये डायाफाइसिस है। और जो ये वाला सारा एरिया है, ये वाला और ये वाला, इस एरिया को कहा जाता है एपीफाइसिस। और ये जो बीच में लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है एपीफिजियल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो स्पंजी बोन्स होती हैं। और इधर जो होगा वो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो अगर कम हो जाए तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, और यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। तो ये वाली सारी जो डिस्कशन है वो हम बोन को जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, और जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जब हम ब्लड की कंपोजिशन को देखेंगे, तब मैं आपके साथ ये कम्प्लीटली डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट है रेड बोन मैरो। अभी हमारा मकसद है इनकी लोकेशन और इनके थोड़ा सा इनके बारे में जानना, ठीक है ना, किस तरह से। रेड बोन मैरो, ठीक है। ये वाली जो बोन होती है, ये होती है कॉम्पैक्ट, और वो वाली होती है स्पंजी, ठीक है ना।
कॉम्पैक्ट बोन है और ये है स्पंजी बोन। थोड़ा सा जो भी इसके बारे में हमने जानना है वो मैं आपको बताती हूँ। हार्ड और नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है इधर, हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये जो बोन होती है, हमने ये पहले बात की कि ये हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। प्लागेबल का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते। तो प्लागेबल जो है, नॉन प्लागेबल का मतलब है कि आप उसे दबा नहीं सकते, यानी कि आप अपनी बोन को प्रेस तो नहीं कर सकते ना। तो ये नॉन प्लागेबल है और हार्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है ओसिन प्रोटीन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट होंगे कैल्शियम फॉस्फेट आई थिंक, और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या बोन्स क्या प्रोवाइड करती हैं, एक स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाती हैं बॉडी का। वरना तो हमारी बॉडी अगर स्केलेटन ना हो, यानी कि हमारी बॉडी में हड्डियाँ ना हो, तो वो तो जिस तरह एक मसल्स और ऑर्गन सारे मिलकर, वो तो ऐसा होगा जैसे कि आपने एक थैले के अंदर ना कोई भी सब्ज़ी, कोई भी चीज़ डाल दी है ना, तो कोई शेप नहीं होगी। तो जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो इनकी वजह से है। स्ट्रक्चरल जो फ्रेम है ये प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, और इसके अलावा सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, हमारे जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ऑर्गन्स और टिश्यू को। अच्छा, इधर जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, इसमें क्योंकि बोन है, इधर हम ऑस्टियोसाइट की बात करेंगे, यानी कि यहाँ बोन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होंगे किस कैविटी के अंदर, लेक्यूना, ठीक है। हमने ये लेक्यूना का वर्ड जो है कार्टिलेज में भी पढ़ा था, वहाँ पर जो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेड बोन मैरो जो है वो एक साइट है जहाँ से जो है ना ब्लड सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो यहाँ यहीं पर ही होता है, ठीक है। इज़ दी साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड बोन मैरो जो होगा, जो इधर प्रेजेंट होता है, उससे ब्लड सेल्स बनते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम उसको ब्लड को पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगी इनका फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो है इनका एक और काम ये है कि ये वेट को भी बेयर करते हैं। बोन्स जो हैं ये वेट बेयरिंग फंक्शन भी है इनके पास, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट अब जो है ना हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो कुछ बातें जो मैंने लेक्चर्स में बता दी हैं वो इसमें होंगी, मौजूद होंगी एमसीक्यूज़ में। इसके अलावा कुछ बातें जो होती हैं वो और तरह से पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने मेंशन की हैं। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं हमारी बॉडी में, पहली बात तो ये कि हमने ये जाना कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं बहुत अबंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी का 30% जो है बॉडी मास ये बनाते हैं। 30%, 50%, 60 या 80, 30% बॉडी मास जो है हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है इनका फंक्शन क्या है, अगर हम इन ऑप्शंस में देखें कि ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, अब्जॉर्ब करते हैं शॉक्स को, स्टोर करते हैं फैट,
और लुब्रिकेट करते हैं जॉइंट्स और ऑर्गन्स को, इनिशिएट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग, और कोई भी जगह अगर डैमेज हो गई हो, कोई भी पार्ट इन्फेक्टेड हो गया हो, तो उस जगह को जो है ना रिपेयर करते हैं। और डी ऑप्शन में है कि ये तमाम फंक्शंस जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं, और यही आंसर ही ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यूज़ ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एजिंग जो है हमारी बॉडी में, ये किसके ख़राब होने की वजह से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। एजिंग किसके सही फंक्शन ना करने की वजह से, किस चीज़ के डैमेज हो जाने की वजह से जो है ना एजिंग होती है। क्या एपिथीलिया की वजह से, बोन्स की वजह से, या कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से, या किसी की वजह से भी नहीं। तो ये होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यूज़, अगर एजिंग का क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आपने जो है ना कनेक्टिव टिश्यूज़ को ही सिलेक्ट करना होगा। इसी सवाल को मज़ीद अगर हम डिटेल में देखें तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग इन आवर बॉडी। यानी यही बात जो अभी क्वेश्चन ऊपर किया गया है, इसी को समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से, जो उनमें चेंज आ जाए जिसकी वजह से एजिंग हो जाए। तो वो क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि डिक्रीज़ इन ग्राउंड सब्सटेंस हो जाए, यानी जो उसके ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं, या इंक्रीज़ हो जाए थिकनिंग इन फाइबर, जो इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, क्या वो थिक हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम डेपोजिशन इन इलास्टिन फाइबर। जो इलास्टिन फाइबर है उसके अंदर जो है कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है नन। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका ठीक है, यानी कि कैल्शियम की डेपोजिशन भी हो जाएगी इलास्टिन फाइबर के अंदर, और दूसरा ये कि जो इसके ग्राउंड सब्सटेंस हैं वो कम होने लग जाते हैं, और जो फाइबर्स की थिकनिंग है वो बढ़ने लग जाती है। तो ये तीनों बातें जो होंगी ये मेंशन होती हैं, यानी कि ये चेंज आ रहा होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। इन चेंजेस की वजह से एजिंग होती है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपको फिर से समझा दूँ, एक सेकेंड। देखें एजिंग क्या किस तरह से होती है कि चेंज आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब वो चेंज किस किस तरह से है? नंबर 1, डिक्रीज़ हो रहा है ग्राउंड सब्सटेंस, इंक्रीज़ हो रही है थिकनिंग इन फाइबर्स, यानी कि ये फाइबर्स जो हैं ये थिक होते जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है कैल्शियम की डेपोजिशन हो रही है किस में? इलास्टिन फाइबर में, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलास्टिन फ़ाइबर कौन सा होता है और फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से। तो ये तीनों जो होती है चेंजेस आ जाती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से एजिंग होती है, ठीक है ना। ये वाली बात थी अब तक जो हमने डिस्कस की। इसके बाद जो है ये कुछ मतलब कंपोजिशन है, यानी कि कुछ सेल्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। अब हमने जानना है कि ये किस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा, रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होगा, फिब्रोसाइट्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और इयोसिनोफिल्स, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यूज़ में। हमने एरियोलर टिश्यूज़ को पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में भी। ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ के का एक हिस्सा होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं और वीकेस्ट होते हैं, ठीक है। और हमने इसके ये सेल्स भी पढ़े थे, फिब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल होता है, कोलेजन फाइबर होता है, ठीक है। कुछ बातें जो मैंने नहीं मेंशन की वो यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं कि जैसे इलास्टिन फाइबर है, मैंने कोलेजन फाइबर को डिस्कस किया, इलास्टिन फाइबर भी यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट हैं, मास्ट सेल मैंने डिस्कस किया था, मैक्रोफेजेस भी डिस्कस किया था। तो ये सब होते हैं एरियोलर टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू फॉर्म एंटीबॉडीज़। इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो एरियोलर टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो है मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स जो होते हैं इनकी शेप इस तरह से होती है, ये
ये इनके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस होता है और ये क्या है, मास सेल्स। ये प्रेजेंट होते हैं इन एरियोलर टिश्यूज़ और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यूज़ क्या है, कि क्या वो ए ऑप्शन है टू बाइंड बॉडी पार्ट्स एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एपिथेलिया एंड मसल, यानी कि इन सब को बाइंडिंग, ये तो कनेक्टिव टिश्यूज से समझ आ जाता है कि बाइंड करना और इनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। फिर दूसरा ऑप्शन है कि डिफ्यूजन करेंगे किस चीज़ में, मेटाबोलाइट्स जो हैं अदर सब्सटेंसेस में जो है ना वो डिफ्यूज़ हो जाए। नंबर 3 ऑप्शन है टू हेल्प इन वाइब्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड रिपेयर। ये वाला तो समझ आता है, सी ऑप्शन भी समझ आता है कि इनका काम होता है बॉडी की प्रोटेक्शन का, और इसके पास क्योंकि मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो वाइट ब्लड सेल्स वाली सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाले जो सारे ऑप्शंस हैं ये सही साबित होंगे और ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद जो है मैं जल्दी जल्दी कवर करना चाह रही हूँ कि आज बस ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट फिर हम मस्कुलर टिश्यूज़ को देखेंगे। अच्छा, फिर है वाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, के वाइट फाइबर्स जो हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कोलाजन से, इलास्टिन से, रेटिक्यूलिन से, या नन ऑफ दिस। वाइट फाइबर्स मैंने डिस्कस किया था, ये कोलाजन से बने हुए होते हैं। अच्छा, लिगामेंट्स और टेंडन्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, एरियोलर टिश्यूज़ या फिर एडिपोज टिश्यूज़। 9 का ऑप्शन भी ए ही है, यानी कि कोलाजन फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, लिगामेंट और टेंडन जो हैं मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ये दोनों जो हैं। अच्छा, ये अब जो लिगामेंट है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और टेंडन जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपने याद रखनी है BLB और MTB, ये टर्म याद रखनी है, ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लैक्स कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर, ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि जिनके पास कोलाजन और इलास्टिन फाइबर जो है प्रेजेंट नहीं होता, तो वो होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। एलियोलर, वाइट फिब्रस और येलो इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं ये इन तीनों के पास ही प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं दोनों, लेकिन एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इनके पास कोलाजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ इन आवर बॉडी इज़ बोन, ये तो आपको वैसे ही पता होगा। एक और बात, कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, कॉन्ड्रिन इज़ फाउंड इन दी मैट्रिक्स ऑफ, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज में, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है रिंग्स ऑफ ट्रैकिया आर मेड अप ऑफ, इस तरह के देखें क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये, एक सेकेंड दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया आर मेड अप फ्रॉम हाइलेन कार्टिलेज, दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये देखिए मैंने हाइलिन, येलो इलास्टिक, वाइट फिब्रस, ठीक है, ये मैंने इसकी टाइप्स आपको बताई थी। तो इसमें जो है ना ऑप्शन जो हम चूज़ करेंगे वो है ए, हाइलिन कार्टिलेज जो है इसमें रिंग्स ऑफ ट्रैकिया आ जाता है, ये देखें यहाँ पर रिंग्स ऑफ ट्रैकिया भी आप मेंशन कर देंगे कि वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अच्छा, इसके बाद है, ठीक है, अच्छा, आवर बॉडी बिकम्स बिट टॉलर ड्यूरिंग स्लीप और आफ्टर डेथ, बिकॉज कि हमारी जब भी कोई शख्स सो जाता है या फिर वो फोत हो जाए, तो जो उसकी बॉडी है डेथ के बाद जो है ना उसकी बॉडी जो है थोड़ी सी यानी बॉडी की लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वाइट फिब्रस कार्टिलेज जो हैं वो प्रेजेंट होंगे ऑन प्रेजेंट होते हैं इंटर यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में, उन डिस्क के अंदर, और वो जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम सो रहे हों या अगर डेथ के बाद। वो बात क्या कर रहे हैं कि वाइट फिब्रस कार्टिलेज, ऑप्शन 2 तरह के हैं कि ये जो है ये प्रेजेंट कहाँ पर हैं, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम में जो डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ये है कि या तो ये रिलैक्स हो जाते हैं या फिर ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से
किस टाइम, या फिर जब हाँ हम सो जाएं या फिर आफ्टर डेथ, जिसकी वजह से जो है बॉडी का की जो लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ए ऑप्शन में है कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और बी ऑप्शन में है कि ये रिलैक्स हो जाते हैं। सी ऑप्शन है कि मसल्स ऑफ आवर बॉडी रिलैक्स एंड इंक्रीज़ बॉडी लेंथ, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मसल्स की बात कर दी कि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं। और डी ऑप्शन है कि इन तीनों में से कोई भी यानी नहीं है, कोई और अदर रीज़न है जो कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका ठीक है कि वाइट फिब्रस कार्टिलेज जो है ये रिलैक्स हो जाएंगे ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर डेथ। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, एयर पिना एपिग्लॉटिस और ब्रोंकियोलर कार्टिलेज ये क्या है? हाइलिन है, फिब्रो है, येलो इलास्टिन है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका ऑप्शन जो है वो येलो इलास्टिन है। ये जो सब हैं ये इससे बने हुए हैं, येलो इलास्टिक से। अच्छा, उसके बाद है बोन्स आर जॉइंट टू बोन्स विद दी हेल्प ऑफ, देखिए मैंने अभी आपको पहले ये टर्म बताई थी कि BLB और MTB, ये आपने याद रखना है। BLB का मतलब है बोन लिगामेंट बोन, ठीक है, और MTB का मतलब है मसल टेंडन और बोन। ठीक है, तो ये तो आपका आराम से, ये अगर इनमें से कोई MCQ आ भी जाए तो आप ये आराम से कर लेंगे। तो बोन्स जो हैं वो दूसरी बोन से जो हम ज्वाइन होंगी तो L आ जाएगा, यानी कि लिगामेंट आ जाएगा। एक और अहम सवाल है कि विट्रस बॉडी ऑफ आई, ये हमने पढ़ा था जब हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो विट्रस बॉडी ऑफ आई और एम्बेलिकल कॉर्ड जो है ये किस चीज़ से बने हुए हैं? म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ से बने हुए हैं, एडिपोज टिश्यूज से बने हुए हैं, एरियोलर टिश्यूज से बने हुए हैं, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज से बने हैं। तो ये बने होते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, हमारे बस मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि बस इसको वाइंड अप ही किया जाए कनेक्टिव टिश्यूज़ को। अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में जाननी है तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं मज़ीद। वैसे ये इतना एनफ है आपके सिलेबस के हवाले से। अब नेक्स्ट जो होगा हम एक और टिश्यूज़ को देखेंगे, एनिमल टिश्यूज़ को। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।